अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है इस्लाम खान ने, डिस्ट्रिक्ट नागौर, राजस्थान, इंडिया से। इस्लाम खान कहते हैं, जब से मैंने आपकी हॉरर स्टोरीज को सुनना शुरू किया है तो अब जिंदगी की एक ऐसी आदत बन चुकी है कि जब तक मैं कहानी ना सुनूं मुझे नींद नहीं आती। पहले मैं कहानी सुन लेता हूं, उसके बाद कहानी को डाउनलोड करने के बाद दोबारा से रात को सोने से पहले फिर से सुनता हूं। इस्लाम खान कहते हैं, शुरू शुरू में जब मैं आपकी कहानियां सुनता था तो मेरी वाइफ ने एक दिन मुझसे पूछा, ये रात को आप कानों में हेडफोन लगा लेते हैं और उसके बाद क्या सुनते रहते हैं? तो मैंने कहा, सुनोगी? तो मैंने आपकी कहानी उनको भी सुनाई। इस्लाम खान कहते हैं, जब मेरी वाइफ ने कहानी सुनाई तो उसके बाद उन्होंने कहा, आज के बाद आप हेडफोन नहीं लगाएंगे बल्कि रोज मोबाइल को आप स्पीकर पे कहानी लगाया करेंगे और मैं भी इस कहानी को सुनना चाहूंगी। इसको सुन के इतना सुकून मिलता है। और वो दिन और आज का दिन मेरी बीवी भी आपकी कहानी सुनती है और मेरे 3 कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं, जिनके नाम उन्होंने लिखे हैं कि आप रियल ही बताइएगा। हसन, इमरान और आसिफ, उनको भी मैंने आपकी जब कहानी सुनाई तो वो भी आपकी कहानी के शहदाई हो गए। आपका अंदाज़े बयां ऐसा है कि इंसान उसके अंदर खो जाता है। और जिस लम्हे मैं आपको ये कहानी भेजने जा रहा हूं, जहां अपनी जिंदगी के सच्चे खौफनाक वाकयात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, एक वाकया ज्यादा पुराना नहीं, कल रात का है। कल रात जो गुजरी है 29 तारीख थी और उस रात एक ऐसा वाकया पेश आया जो सबसे पहले इस्लाम खान कहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नागौर शहर में गांव कह लीजिए, घर साथ साथ नहीं है, जमीनें हैं, जमीनों के बीच में घर बना हुआ है। फिर जहां पे आपकी जमीनें खत्म होती हैं, किसी और की जमीनें शुरू होती हैं, तो वहीं पे उनका घर बना हुआ है। हसन, इमरान और आसिफ ये रात को मेरे घर के बाहर आ जाते हैं। वहीं पे हम लोग आपकी हॉरर स्टोरी प्ले करते हैं और चारों बैठ के एंजॉय करते हैं। आपकी कहानियां सुनते सुनते हमें महसूस हुआ कि हम पहले जिस तरह डरते थे अब हम बहादुर हो रहे हैं। वो खौफ जो पहले दिल में था, आपकी कहानियों ने इतना बहादुर बना दिया कि एक दिन हमने फैसला किया कि आज किसी दिन कहानी को इस अंदाज में सुनते हैं कि 1 किलोमीटर के फासले पे जो रेलवे ट्रैक है, जिससे ही उस रेलवे ट्रैक को आप अबूर करते हैं तो उसकी दूसरी तरफ एक जंगल सा कह लीजिए, रेत और ऐसी झाड़ियां बड़ी बड़ी उगी हुई हैं कि वहां पे जाते हुए लोग डरते हैं। दरख्त भी हैं। हसन छोटा होने की बुना पे अक्सर डर जाता है। इमरान, आसिफ और मैं यानी इस्लाम खान, हम तीनों बहादुर हो चुके सिवाय हसन के, लेकिन वो कहानियां शौक से जरूर सुनता है। यूं प्रोग्राम बनाते बनाते जो कल रात गुजरी है, यानी अब तो काफी टाइम हो गया, मैं कहानी बाद में सुना रहा हूं और मैं भी कहानी एडवांस में रिकॉर्ड करता हूं, आप जब सुनेंगे लेट हो चुका होगा। वो कहते हैं, प्रोग्राम ये बना कि मजहर साहब की कहानी को हम आज जंगल में बैठ के सुनेंगे। रात का समा होगा, रात अपनी काली चादर को लेके हर तरफ अंधेरा फैला देगी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा और उस अंधेरे के अंदर जब हम बैठे होंगे तो हम अपनी सांसों को भी सुन सकेंगे और वहीं पे ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर से स्टोरी की जब आवाज गूंजेगी तो एक समा बांध देगी। मजहर साहब, आपका अंदाजे बयां भी ऐसा है कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे तीनों दोस्त कज़न हसन, इमरान और आसिफ भी बिल्कुल उसी तरह खो जाते हैं कहानी के अंदर कि जब हम
कहानी को ख़त्म करते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं यार मैं तो बिल्कुल कहानी में ये महसूस कर रहा था, ये कर रहा था, तो वो तीनों कहते हैं सेम सिचुएशन हमारे साथ भी यही थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ हम चारों नहीं, और भी जितने सुनते होंगे कैसे वो हमारी तरह बिल्कुल कहानी में डूब जाते होंगे आपके अंदाजे बयां की वजह से। हमने घर से एक नीचे बिछाने के लिए चादर और एक स्पीकर जो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होता लेकर हम निकल पड़े। हसन का कहना यह था कि यार वहां जाने की क्या जरूरत है, वीराना है, जंगल सा है, और वो भी रात के इस पहर, ये कोई तुक नहीं बनती। इस्लाम खान बोला यार यही तो मजा है, उनकी कहानियां सुन सुन के हम इतने तो बहादुर हो चुके हैं, तो किस बात का डर। वो कहते हैं डरना नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा, हिम्मत तो करो। तो आज हिम्मत कर ली है, अब वापस नहीं जाना, वहीं बैठ के ही कहानी सुनेंगे। चलते चलते वो रेलवे स्टेशन आ गया जो रात की तारीकी में डूबा हुआ था। सर्दी होने की वजह से, क्योंकि अभी वहां पे जब उन्होंने भेजी है, अब तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वहां पे सर्दियां हैं नागौर उनके गांव में। तो हमने गर्म लिबास पहने हुए, रेत सर्दियों में ठंडी होती है और बहुत ज्यादा झाड़ियां भी हैं, दरख्त भी हैं। तो चलते चलते जब रेलवे ट्रैक को अबूर किया तो चांद की चांदनी, चांद की रोशनी तो हर तरफ यकसा फैली हुई थी। वो नीली रोशनी हर तरफ जहां जहां पे नजर आ रही थी, हमें नाश्ता नजर आ रहा था। लेकिन रेलवे ट्रैक को जैसे ही अबूर किया तो थोड़ा सा हसन की आवाज में एक कपकपाहट थी। वो डरा नहीं था, लेकिन लगता था कि शायद ऐसे माहौल में बैठ के वो भी ऐसी खौफनाक कहानी को सुनना जिसके 2 पार्ट थे, खौफनाक भयानक वो काली औरत, शायद यही मेरे ख्याल में टाइटल कहा है, एक ऐसी कहानी जिसके उन्होंने कहा 2 पार्ट थे, पार्ट 1 पार्ट 2, वो हम सुनने जा रहे थे। डाउनलोड मैं पहले ही कर चुका था और वो कहते हैं मेरे मोबाइल में अभी भी आपकी 70-80 के करीब कहानियां डाउनलोड मौजूद हैं। लेकिन मैं हमेशा डाउनलोड नहीं करता, पहले पूरी कहानी जैसे ही स्टोरी आती है सुन लेता हूं, उसके बाद डाउनलोड करता हूं। तो मैं आप तमाम लोगों से भी यही कहूंगा एकदम से डाउनलोड ना किया करें, क्योंकि जब कहानी आप लोग सुनते हैं उस पर ऐड भी चलते हैं तो उसी से ही पैसा आता है, और अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे तो ये समझिएगा इससे बिल्कुल पैसा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस पैसे से मदद होती है। तो आप अगर उसको वहीं कहानी को सुनते हैं तो आप भी मदद में शामिल हो जाते हैं। अब हम हर कदम उठाते हुए उस रास्ते की तरफ चल पड़े थे जहां पे पांव एहतियात से रखने होते हैं, क्योंकि नीचे रेत है, रेत के अंदर पांव धंस सा जाता है, और रेत भी इक्वल नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे सख्त है, कहीं पे वही बिल्कुल नरम वाली है जहां पे पांव धंसता है। हसन ने जूते भी बंद वाले इस तरह के पहने हुए थे कि उसका पांव धंस रहा था। कदम बढ़ाते बढ़ाते हम उस हिस्से में पहुंच गए जहां पहले से ही हम अंदाजा लगा चुके थे कि वो हिस्सा सबसे बेहतरीन है बैठ के कहानी सुनने का, वहां कहानी सुनेंगे तो मजा आएगा। रात की एक खामोशी, शायद मेरा माइक पता नहीं कैच करे या नहीं, इस वक्त भी तेज हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं की आवाज, इनका शोर ऐसा है जैसे चुड़ैलें आपस में लड़ रही हों। मैं अगर ये दरवाज़ा खोल दूं तो आपको भी शायद आवाज़ क्लियर सुनाई दे कि यहां तेज चलने वाली हवाओं की आवाज़ कितनी खौफनाक होती है। वो भी उस सर्दी की रात को कदम बढ़ाते बढ़ाते उस जगह पे पहुंच गए जहां पे उन्होंने अपनी चादर को बिछाना था। वो कहते हैं हमने वो चादर झाड़ियों से हटके एक जगह हमें साफ नजर आई, वहां पे हमने वो चादर बिछा दी। जब हम खामोश होते थे तो खामोशी इर्द गिर्द की खामोशी, हमारी खामोशी से जब खामोशी मिलती थी तो एक खौफ का सा समा पैदा होता था। इसलिए हम कोशिश करते थे कि आपस में बातचीत को जारी रखें। कपड़ा बिछाया जा चुका तो एक दूसरे से कहा, हाँ दोस्तों फिर क्या प्रोग्राम है।
कहानी शुरू की जाए। ये रात का टाइम था, तकरीबन रात के 10 सवा 10 बजे का टाइम। नागौर जैसे गांव के अंदर रात के 8 बजते ही तमाम लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और बाहर की रोशनियों को भी बुझा दिया जाता है। गांव के लोग आज भी बहुत जल्दी सोने के आदी हैं और सुबह वो सूरज के निकलने से पहले ही जब चिड़ियों की चहचहाहट शुरू होती है, जो आगाज होता है सुबह का, उसी लम्हे ही वो जाग जाते हैं। कपड़ा बिछाया जा चुका और हम चारों उस कपड़े के ऊपर बैठ गए। उस स्पीकर को जो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होता था, मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया गया और आपकी कहानी का पार्ट 1, वो खौफनाक काली भयानक औरत, शायद मैं लफ्ज आगे पीछे कर दूं, मुझे टाइटल याद नहीं रहते, उन्होंने जो बताया है उसका पार्ट 1 लगा दिया गया। अब अंदाजा लगाइए उन्होंने कैसा समा बांधा कि जंगल में, एक वीराने में, एक ऐसी जगह पे जहां पे लोग रात को उस जगह पे आज भी उनका कहना है जाने से डरते हैं, कि वहां पे इंसान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। जानवर वहां पे जरूर हैं। और 2 लोग अपने अपने हाथों में ये डंडे भी लेके गए थे कि इनके जहन में था कि कहीं से कोई जानवर, कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई कीड़ा, कोई और जानवर भी आ गया तो हमारे पास कम से कम हाथों में डंडे होने चाहिए उन जानवरों से बचाव करने के लिए। वो कहते हैं कि हम नीचे बैठ चुके उस चादर के ऊपर और मोबाइल से कहानी को प्ले कर दिया गया। कहानी के अंदर से जैसे ही आपकी आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जैसे इस वक्त भी आपके कानों में मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मजहर मलिक ने कहानी सुनानी शुरू की। अस्सलाम वालेकुम, हॉरर स्टोरीज के साथ मैं हूं मजहर मलिक। और उसके बाद वो बोलना शुरू हो गया। जैसे ही कहानी स्टार्ट हुई तो हम चारों खामोशी के साथ दरमियान में रखे हुए उस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर से निकलने वाली मजहर मलिक की आवाज को सुन रहे थे और जो जो लफ्जों की अदायगी हो रही थी, जिस अंदाज में कहानी को सुनाया जा रहा था, कहानी सुनाने वाला जिस अंदाज में लफ्जों के साथ खेल रहा था, आवाज का उतार चढ़ाव, कभी आवाज ऊंची हो जाती और कभी आवाज बिल्कुल मध्यम, और कहानी सुनाने वाला कभी कभी अपनी आवाज को ऐसी सरगोशी में बयान करता जैसे लगता अभी कानों ने इस जंगल में, इस वीराने में एक खामोशी की आवाज सुनी है, एक सरगोशी की आवाज सुनी है, एक खामोशी की आवाज सुनी है। सिर्फ खामोशी, और उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज जो स्पीकर से निकल रही थी और उसके अंदर जिस लफ्जों से उस कहानी को खौफनाक बताया जा रहा था, सुनाया जा रहा था, हम भी उस मंजर के अंदर इस तरह इन्वॉल्व हो गए जैसे हम चारों उस कपड़े जो रेत के ऊपर बिछाया गया था उसके ऊपर ना बैठे हों, बल्कि उस कहानी का एक किरदार हों और हम उस कहानी के अंदर बिल्कुल पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आंखें बंद हैं और सब कुछ इमेजिनेशन में, तखय्युल में हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम इस तरह डीपली, हम इस तरह इन्वॉल्व होके कि आंखें शायद खुली थी या नहीं खुली ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता था कि हम उस लम्हे वहां पर नहीं थे, एक और जहां में थे। किस जहां में? जो कहानी का सीक्वेंस था, जो कहानी की सिचुएशन थी, जो कहानी में हमें पहुंचा दिया गया था, हम उस कहानी के अंदर थे। कब 1 घंटा हुआ पता ही ना चला, और 1 घंटे बाद जब कहानी के आखिरी अल्फाज हुए कि ये था आज का पार्ट 1, पार्ट 2 आप कल सुनेंगे, कहानी खत्म हुई तो हम चारों ने एक दूसरे की तरफ इस अंदाज में देखा जैसे कह रहे हों हम कहानी के अंदर से बाहर निकल आए हैं। कहानी की उस सिचुएशन के, उस मंजर के अंदर हम पहुंच गए थे और सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था। ऐसे लगता है जैसे अब सब कुछ थम सा गया है, वापस हम इस जगह पर आ गए हैं। तभी हसन की आवाज आई। एक तो माहौल का असर, ऊपर से खौफनाक कहानी का, ऊपर से अंदाजे बयां
कहानी को भी जिसको सिलेक्ट किया गया था वो स्पेशल एक कहानी ऐसी सिलेक्ट की गई थी जो भयानक खौफनाक थी, और उसके लिए एक ऐसी जगह का भी इंतखाब किया गया था कि जगह भी खौफनाक, कहानी भी खौफनाक, और जब अंदाज़े बयां ऐसा होगा कि हम अपने आप को उसी कहानी के अंदर पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा हमारे साथ हो चुका था। हम चारों ने एक दूसरे से पूछा कहाँ थे, तो चारों की एक ही आवाज़ आई, कहानी में। अभी अभी वापस आए हैं, जब कहानी ख़त्म हुई है तो लौट के यहाँ बैठे हैं, वरना तो हम कहानी में थे उसी जगह पे। वो फलां मंजर मुझे लग रहा था बिल्कुल मेरे सामने है, और वो जो बात थी उसके बिल्कुल मैं बीच में मौजूद था। ऐसी बातें होने लगी तो हसन की आवाज़ सुनाई दी, जिससे अंदाज़ा हुआ हसन डर रहा है। छोटा होने की वजह से वो पहले भी डरता था। तो हम तीनों ने महसूस कर लिया कि ये मंजर, ये जंगल, ये खामोशी, घर से बहुत दूर, वीराना, जहाँ पे इंसान रात को आता ही नहीं, और यहाँ पे तो अब रात के 11 बज चुके थे। हम 10 सवा 10 पहुंचे थे, 11 सवा 11 हो चुके थे। जिस गांव में लोग 8-9 बजे सो जाते हों, वहां अब जंगल जैसी एक वीरानी जैसी जगह में बैठेंगे तो आप तो खौफजदा हो जाएंगे। और ऊपर से आप बातें भी ऐसी कर रहे हों कि सिर्फ होता है बातें करना या डिस्कस करना, लेकिन ऐसी मंजर कशी कोई कर रहा हो कि आप उसी जगह में पहुंच जाएं तो वो तो खौफ सवार हो जाता है। तो हसन के खौफ को ख़त्म करने के लिए हमने कहा अभी तो एक पार्ट और सुनना है, कहानी मुकम्मल करके जाएंगे। घर से ही फैसला करके आए थे कि पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 सुनेंगे। लेकिन कोई बात नहीं हसन, तुम्हारा मूड चेंज करने के लिए ऐसे करते हैं, एक गज़ल सुन लेते हैं। गज़ल सुनने से माहौल तुम्हारा, मूड तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, खौफ भी ज़रा दूर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमसे हम पार्ट 2 सुनेंगे। बाकी दोस्तों ने कहा हाँ ठीक है, इस तरह हसन का खौफ भी थोड़ा सा कम होगा। वो कहते हैं मैं गज़ल भी बहुत शौक से सुनता हूं, तो मैंने गुलों में रंग भरे ये वाली गज़ल प्ले कर दी। मेहंदी हसन को कहते हैं मैं शौक से सुनता हूं। उन्होंने कहानी में वॉइस मैसेज मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है, गुनगुनाए भी हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है उनकी। गुलों में रंग भरे। तो अब जब कहते हैं ये गज़ल, हॉरर सिचुएशन, हॉरर कहानी, और ये गज़ल सुनते हुए जब एक लाइन मेहंदी हसन साहब गुनगुनाते हैं, चले भी आओ, चले भी आओ, ये जैसे ही उन्होंने ये लाइन गुनगुनाई कि चले भी आओ, उसी लम्हे एक आवाज सुनाई दी, जैसे छन, एक छन की जैसे ही आवाज आई तो हम सारे चौंक पड़े। अच्छा, वो आवाज मैंने भी सुन ली, वो आवाज हसन ने भी सुन ली, वो आवाज इमरान ने भी सुन ली, वो आवाज आसिफ ने भी सुन ली, क्लियर सुन ली। लेकिन हम इस अंदाज में एक दूसरे से डिस्कस करना शुरू हो गए जैसे हमने वो आवाज को सुना नहीं। तो उसी लम्हे हसन बोला कि यार तुम्हें ये आवाज सुनाई दी है? हमने कहा कौन सी आवाज? तो एकदम से वो बोला एक छन की आवाज आई है। आसिफ और इमरान बोले हाँ हमने भी सुनी है। तो इस्लाम खान बोला अरे यार ये इसी गाने के अंदर थी, कोई ऐसी आवाज नहीं थी, वो जो पीछे इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक बज रहा है उसी के अंदर कोई आवाज थी, ये तुम्हारा वहम है, पता नहीं कहां से तुमने छन सुन ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोबारा से सुनो। दोबारा से उसी लाइन को फिर से प्ले किया गया। जैसे ही मेहंदी हसन साहब ने उसी लाइन को गुनगुनाया, दोबारा से जो पीछे करके चलाया गया था, चले भी आओ, और जैसे ही ये लाइन दोबारा से प्ले की गई और मेहंदी हसन साहब गुनगुनाए, तो इस दफा जो छन की आवाज थी वो एक नहीं दो थी, छन छन, और इतनी क्लियर आवाज थी कि इसके बावजूद कि मैं कहता कि नहीं यार ये म्यूजिक की आवाज है, ये गाने में से आवाज आ रही है, हम चारों ने क्लियर सुन लिया था कि आवाज गाने के अंदर से नहीं है, आवाज तो एक और सिमत से आ रही है। और जैसे ही इस दफा आवाज इतनी क्लियर आई तो हसन बोला कहा था ना मैंने ये गाने की आवाज नहीं है, इस दफा 2 दफा आई है। पिछली दफा जो लाइन गुनगुनाई गई थी तो 1 दफा थी, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई म्यूजिक बज रहा था तो 2 दफा, इस दफा क्यों है 1 ही दफा बजती? कोई आवाज है। हसन के इस जुमले के बाद बाकियों ने भी इस तरह सर हिलाया जैसे कह रहे हो हसन सही कह रहा है, और हम गजल
चल रही है और इर्द गिर्द देखना शुरू हुए कि एकदम से हम चारों की निगाह इकट्ठी ही एक तरफ गई कि क्या देखते हैं कि जैसे एक इंसान नुमा ह्योला है और वो मर्द का नहीं, औरत का ह्योला है और हमसे तकरीबन 40 से 45 कदम की दूरी पे वो औरत खड़ी है और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखें इतनी चमक रही थीं जैसे उसकी आंखें इतनी सफेद हों कि उसमें से रोशनी निकल रही हो, बिल्कुल सफेद आंखें। और वो चांद की रोशनी में दूर होने की वजह से उसकी आंखों की चमक इतनी क्लियर थी कि दूर होने की वजह से भी हम उसको क्लियर देख पाए और चारों ने एक जुबान होकर कहा, वो क्या है? इसका मतलब है वो एक को नहीं, वो चारों को नजर आ रही थी। और एक ने कहा, ये तो कोई औरत है। दूसरे ने कहा, हाँ बिल्कुल ये एक औरत है, जिसका मतलब था सबको एक ही जैसी नजर आ रही है और उसकी आंखें चमक रही हैं। देखो कितनी खौफनाक आंखें हैं, बिल्कुल सफेद आंखें जो अंधेरे में दूर खड़ी होने के बावजूद इस तरह चमक रही हैं जैसे बिल्कुल किसी ने टॉर्च जला रखी हो। हम यकीनन खौफजदा हो गए। ये छन छन की आवाज भी उधर से आई थी, पहले एक दफा, फिर दूसरी दफा जब छन आई और हमने उस आवाज का ताक़ुब किया तो पता चला वो सामने कोई खड़ा है। इससे पहले कि हम उसको गौर से देखते, उसने अपना वजूद हमें क्लियर दिखा दिया। वाकई वो एक औरत, ह्योला नुमा औरत। उसके जिस्म पे कौन सा लिबास था ये हम नहीं देख सके, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता था एक काला सा जिस्म है, ऐसा जिस्म जिसके हम आर पार भी देख सकते हैं। उसके बावजूद उसका चेहरा भी क्लियर है और उस चेहरे के खदोखाल जैसे इंसान के होते हैं, उस चेहरे के खदोखाल भी मौजूद हैं, लेकिन आंखें दूर होने के बावजूद ऐसी चमक रही हैं, ये तो किसी इंसान की आंखें ऐसी नहीं चमकती। हाँ, हमने आपकी कहानियों में जरूर सुना था कि कोई जिन, कोई भूत, कोई चुड़ैल, कोई आत्मा इस अंदाज में सामने आती है कि उसका जिस्म एक साए की तरह, एक शैडो की तरह, एक ह्योले की तरह होता है जिसके आर पार भी देख सकते हैं, फिर भी वो जिस्म मौजूद होता है और उसकी आंखें ऐसी चमकती हैं। बिल्कुल वैसी वो आंखें चमक रही थी और चले भी आओ ही लाइन पे उसने छन छन की आवाज महसूस कराई थी, जैसे कह रही हो, चले भी आओ, लो मैं आ गई, तुमने ही तो बुलाया है कि चले भी आओ, और देखो मैं चल के आ गई हूं। एकदम से हसन तो डर चुका था, डर तो हमारे अंदर भी आ गया था, लेकिन हमने अपने साथ जो लकड़ियां रखी हुई थी, डंडे बड़े से रखे हुए थे, इसलिए ये जानवरों से बचाव कर सकें। कोई भी खतरनाक जानवर आ सकता है, सांप, बिच्छू या कोई बड़ा जानवर। तो पहले तो एकदम से हमने खौफ के बावजूद वो डंडे अपने हाथ में इस मजबूती से पकड़ लिए कि हम मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए कि कोई जानवर है, कोई बला है, क्या चीज है जिसका हम मुकाबला करने के लिए हमें स्टैंड बाई हो जाना चाहिए। उस डंडे को हाथ में पकड़ के हम अलर्ट हो के जैसे ही उस चादर पे खड़े हुए तो हमने देखा वो ह्योला नुमा औरत हमारी तरफ आ रही थी, चलती हुई नहीं, उड़ती हुई। और बहुत ज्यादा ऊंची नहीं उड़ रही थी, उसके कदम ऐसे थे जैसे उसके पांव जमीन पर ही हों। लेकिन जब इंसान जमीन पे पांव रखता है तो एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाता है, जो इस चीज का एहसास होता है कि इंसान चलता हुआ आ रहा है। और जब इंसान चलता है तो कदम ही आगे पीछे रखता है। उसके कदम जमीन पे ही थे, लेकिन साकित थे, रुके हुए थे। वो अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रही थी, वो इस अंदाज में आगे आ रही थी जैसे उसके पांव हवा में हो। हमें ऐसे लग रहा था जैसे उसके पांव जमीन पर हो, लेकिन जमीन पर होते तो वो पांव रखती आगे पीछे, लेकिन वो इस अंदाज में उड़ती हुई आ रही थी कि पांव जमीन को भी छू रहे थे लेकिन पांव हरकत नहीं कर रहे थे, साकित थे। और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रही थी और हम अपनी जगह पे उठ के खड़े हो गए थे उसका मुकाबला करने के लिए। लेकिन जब थोड़ी सी वो और उड़ती हुई वो बला, वो जिन, वो भूत, वो चुड़ैल, वो जो भी थी हमारे करीब पहुंची तो हमारे औसान खता हो गए कि नहीं, ये कोई इंसान नहीं है। वो तो पहले भी पता लग गया था आंखों से कि ये कोई इंसान नहीं, कोई और मखलूक है। लेकिन जब वो उड़ना शुरू हुई, हवा में तैरती हुई, हवा में उड़ती हुई हमारे करीब आने लगी तो 100% यकीन हो गया ये कोई और मखलूक है। और जब और करीब पहुंच गई तो उसकी वहशत, उसका खौफ ऐसा सवार हुआ कि हम चारों के मुंह से
हल्की हल्की चीख निकली। उसी वक्त मैंने अपने मोबाइल में आयतुल कुर्सी भी डाउनलोड करके रखी हुई थी। फौरी तौर पे गजल को बंद किया और मैंने फौरी तौर पे आयतुल कुर्सी उसी स्पीकर पे प्ले कर दी। अब जहां कुछ देर पहले एक कहानी चल रही थी जिसका पार्ट 2 सुनने से पहले ब्रेक लेते हुए हमने एक मेहदी हसन साहब की गजल लगाई थी, गुलों में रंग भरे, वहीं पे अब आयतुल कुर्सी कुरान की वो आयत तिलावत की जा रही थी, क्योंकि हमारे सामने वो उड़ती हुई चीज बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। पहले 40 से 45 कदम के फासले पे थी, अब वो तकरीबन 20 से 25 कदम के फासले पे आ गई थी। और जब वो 20 से 25 कदम के फासले पे आई तो उसका हवा में उड़ना, उसकी आंखों का और भयानक होना और उसका चेहरा भी इंतहाई खौफनाक था। दूर जब 45 कदम की दूरी पे थी, सिर्फ आंखें क्लियर नजर आ रही थी, बाकी एक हेओला या शेडो कह लीजिए। जब वो 20-25 कदम पे आई तो उसका चेहरा भी अब और क्लियर हो रहा था। वो एक खौफनाक भयानक किस्म का चेहरा था। उसके बाद जब हमने देखा कि वो इतनी भयानक है तो हम वहां से दौड़ पड़े। वो चादर, वो स्पीकर, यहां तक के जूते भी वहीं रह गए। हसन के, उसने जो मोटे जूते पहने हुए थे, हसन के जूते भी वहीं रह गए, स्पीकर बाकियों के भी, स्पीकर भी, चादर भी हमने वहीं छोड़ी, क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में था, उस पर तिलावत लगी हुई थी, वरना वो भी शायद वहीं रह जाता। उस बला के चारों को क्लियर दिख जाने पे ऐसी हालत हुई कि हमने दौड़ लगाई और पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वो हमारे पीछे आ रही है या नहीं आ रही। हम दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, इतनी तेजी से दौड़े कि सोच नहीं सकते कि दौड़ते दौड़ते हम अपने घरों तक पहुंच गए। हाँप रहे थे, कांप रहे थे, दिल की धड़कन बहुत तेज थी, अजीब सी सूरत हाल हो गई थी, लेकिन फिर भी जैसे कैसे हम अपने घरों को पहुंच गए। हसन को उसके घर छोड़ा, बाकियों को उसके घर छोड़ा और मैं अपने घर आ गया। इस्लाम खान कहते हैं, मैं जैसे ही अपने घर आया मैंने अपने आप को नॉर्मल किया, घर वालों को महसूस ना हो सके कि हम बहुत ज्यादा डर गए हैं। जो मंजर देखा था, उन्होंने कहानी के शुरू में एक लाइन कही थी, मदर साहब हम आपकी वजह से गए थे और आपकी वजह से ही हम जिंदा वापस आए। और उन्होंने इसको एक्सप्लेन इस तरह किया कि जब मैं घर पहुंचा, हसन को उसके घर छोड़ा, आसिफ को, इमरान को उनके घर छोड़ के मैं आखिर में अपने जब घर आया तो ये आपकी वजह से था। हां, एज ए इंसान फौरी तौर पे एक बला को, एक जिन को, एक आत्मा को, एक चुड़ैल को, वो जो भी थी, देखने के बाद एक हमारा क्या, किसी का भी यही रिएक्शन होना चाहिए था कि उनको खौफजदा होना चाहिए था। या हो सकता है आपकी कहानियां ना सुनी होती, पहले का वाकया होता, हम में से कोई ना कोई बेहोश हो जाता, लेकिन हम इतने आपकी कहानियों की वजह से बहादुर थे कि हम भागते रहे, घरों तक पहुंच गए, बेहोश नहीं हुए, ना ही किसी को बुखार हुआ। और मैं, यकीन मानिए मजहर साहब, जब अपने बिस्तर पे पहुंचा तो अब नींद तो आनी नहीं थी। मेरी जिंदगी की ये पहली रात थी, हो सकता है मुझसे ज्यादा किसी को आपसे अकीदत हो, वो सुनता हो आपको, लेकिन उस रात जब मैं 12-12:15 बजे अपने घर पहुंचा हूं तो 12-12:15 से लेके सुबह 6-7 बजे तक मुसलसल आप ही को सुनता रहा हूं। मैं सो नहीं सका। क्यों? खौफजदा होता तो मैं कहानी दोबारा ना सुनता, ऐसे ही लेट जाता और खौफ आता, लेकिन मैं घर में पहुंच चुका था, खौफ खत्म हो चुका था कि उस जगह से निकल आए हैं, जो चीज भी है अब घर ताकुब नहीं करेगी। और उसके बाद फिर से मैंने 7-8 घंटे, वो कहते हैं, आपको मुसलसल सुना। मैंने पहली दफा जिंदगी में 7 से 8 घंटे, मोबाइल को कई दफा चार्ज किया, चार्ज करते हुए उसको सुनता रहा, मोबाइल कहां चल सकता है इतना, लेकिन मैंने पहली दफा 6-7 घंटे 8 घंटे आपको सुना है। और लोग भी सुनते होंगे आपको इतना, लेकिन मैंने पहली दफा सुना। और वापस भी आए हैं, बेहोश नहीं हुए, तो इतनी बहादुर आपकी कहानियां सुनने के बाद हुए हैं। मैं अभी हसन की तरफ नहीं गया, सुबह हुई है, मैं गाड़ी में आकर बैठा हूं और कल रात हमारे साथ जो वाकया हुआ है वो मैंने आपको सेंड किया है कि एक सच्चा वाकया हमारे साथ हुआ। अब मैं जाऊंगा हसन की तरफ, आसिफ और इमरान की तरफ, और उनका हाल अहवाल पूछूंगा, उनका क्या हाल है। लेकिन उन्होंने कहा अब मैं आपको अपनी जिंदगी के
एक दो और सच्चे वाकयात सुनाने जा रहा हूं जो मेरे बचपन के वाकयात हैं। ये तो कल का ही वाकया है, रात गुजरी है, सुबह मैं गया हूं, आपकी कहानी सुनता रहा हूं। जब सूरज निकल आया है, मेरे अंदर से रोशनी आने की वजह से खौफ भी खत्म हो गया है। रात की काली चादर लपेट दी गई है, सूरज की किरणों ने हर तरफ रोशनी फैला दी है। तो उसके बाद से मैं अपने घर से अकेला गया हूं। अब मुझे खौफ नहीं था। मैंने रेल का वो ट्रैक क्रॉस किया, चलता हुआ उसी जगह पे पहुंचा। स्पीकर, जूते, कपड़ा, चीज़ें, लकड़ियां, लाठियां जो हम लेके गए थे वहीं पड़ी हुई थी। मैंने वो सारा सामान उठाया, अपना स्पीकर भी उठाया, जूते उठाए, चादर, जितनी चीज़ें थी वो सारी मैंने उठाई और घर लेके आया हूँ और मैंने नाश्ता वगैरह किया है। अब गाड़ी के अंदर बैठ के फौरी तौर पे आपको कहानी सेंड कर रहा हूँ। ये कल रात का वाकया है। इस्लाम खान अगला वाकया सुनाते हैं कि हमारे नाना का घर था। जब हम अपने नाना नानी से मिलने के लिए उनके घर जाते थे तो वहां पे बहुत इंजॉय करते थे। आप सही कहते हैं, ये 20-22 साल पुरानी कहानी है। मोहब्बतों का दौर, लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आई थी तो इसलिए बैठ के हाल अहवाल करना, एक दूसरे की खैर खैरियत पूछना, एक दूसरे के दुख सुख में इस तरह शरीक होना कि वो हमसाया नहीं है, वो मोहल्लेदार नहीं है, वो गांव में रहने वाला नहीं है, इस अंदाज में दुख सुख बांटना जैसे वो खून का रिश्ता हो, जैसे वो अपना हो। आप सच कहते हैं, वो बहुत खूबसूरत दौर था। हम अपने नाना के घर में जब मिलने के लिए जाते थे तो वहीं पे ही एक गैर मजहब औरत, जिसका जो इस्लाम मुसलमान नहीं थी, एक और मजहब से उसका ताल्लुक था। उसके बारे में उस वक्त मुझे इतनी तफसील से तो नहीं पता था, लेकिन यह बात 100% कन्फर्म थी कि उस औरत ने वहीं उसी गांव के अंदर बने हुए एक कुएं के अंदर छलांग लगा दी थी। और वो अकेली नहीं मरी थी, गांव वाले उस औरत को जानते थे, बहुत अच्छी तरीके जानते थे। क्योंकि गांव के अंदर जो मेरे नाना अबू का गांव था, इनका तो गांव नागौर है, उन्होंने उसका नाम नहीं लिखा तो इसलिए मैं उनके नाना अबू का गांव कहूंगा। तो उस गांव में भी लोग सब एक दूसरे को जानते थे। गांव में तमाम आबादी बहुत कम थी तो जितने भी लोग थे सब एक दूसरे को जानते थे। तो उस औरत को भी सब जानते थे। अब उसके घरेलू हालात क्या थे या उसके ऊपर क्या बीती ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक शाम उसने अपने 2 छोटे छोटे बच्चे, लड़का लड़की मुझे ये भी नहीं पता, उन्होंने बच्चे कहा लफ्ज, अपने 2 बच्चों के साथ वो घर से निकल पड़ी। घर से निकल के चलती चलती जब वो उस कुएं के पास पहुंची, उसके मन में क्या था कोई नहीं जानता। गांव वाले यही कहते हैं कि उसने कुएं में अपने बच्चों के साथ छलांग मारकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। हो सकता है किसी ने उसको धक्का दिया हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका नहीं, इस्लाम खान का नहीं। हो सकता है किसी ने उसको मारा हो सकता है किसी ने उसको बच्चों समेत अंदर फेंक दिया हो, कोई नहीं जानता। लेकिन वो रात जब घर ना पहुंची तो उसको ढूंढने के लिए उसके घर वाले तलाश करते 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 हर जगह देख चुके, उसका कहीं पता नहीं था। और जब सुबह हुई तो पता चला वो 2 बच्चे और औरत कुएं में मुर्दा पाए गए। वो दोनों मर चुके थे, तीनों मर चुके थे, मां भी और उसके बच्चे भी। अब गांव के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि उस औरत ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि किसने मारा या उसने अपनी जान को खुद खत्म किया। ये वो वक्त था जब किसी भी घर में कोई हादसा हो जाए तो खबर आग की तरह हर तरफ फैल जाती थी। ये खबर भी हर तरफ फैल गई कि फलां औरत ने अपने बच्चों के साथ कुएं में छलांग मार के अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी खत्म कर ली। सब तौबा तौबा कर रहे थे कि पता नहीं बेचारी के साथ क्या मजबूरी होगी, क्या हुआ होगा। कुछ दिनों के बाद गांव का एक शख्स जो दूसरे गांव गया हुआ था वो अपने गांव वापस आ रहा था।
और जैसे ही वो उस कुएं के करीब पहुंचा, उसको प्यास लगी थी। कुएं इस अंदाज में बनाए जाते थे कि कोई भी पानी भरने के लिए उन कुएं पे जब आता था तो उसके ऊपर एक चरखड़ी सी लगी होती थी, उसको घुमाया जाता था तो उसके साथ बंधा हुआ रास्ता नीचे चला जाता था, और नीचे चमड़े का जो बनाया जाता था वो पानी को भर के छल कहा जाता था, वो पानी को भर के ऊपर आता था, तो अपने बर्तन में उस पानी को उंडेल देते थे। उसने ही सोचा, प्यास लगी है, घर पहुंचते अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, मैं कुएं से पानी ही पी लूं। वो चलता हुआ कुएं के पास गया। अभी कुआं कुछ फासले पे ही था कि उसने देखा कि रात के इस पहर जहां पे किसी इंसान का नामो निशान नहीं हो सकता, वहीं पे कुएं के पास एक औरत और उसके लेफ्ट और राइट 2 बच्चे खड़े हैं। वो चौंका कि रात के इस टाइम, लेकिन हो सकता है कोई मजबूर औरत पानी की तलाश में रात के इस पहर आ गई हो। चलो, मेरे गांव की ही है, क्योंकि ये गांव का ही कुआं था, तो मैं उसकी मदद कर देता हूं, उसको पानी भी भर देता हूं, खुद भी पानी पी लेता हूं और इस औरत को लेके गांव की तरफ जाऊंगा, औरत को गांव छोड़ के अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन चलता हुआ वो जैसे ही करीब पहुंचा तो ये देख के हैरान रह गया कि उस औरत को पानी की तलाश नहीं थी, वो पानी भरने के लिए नहीं आई थी, वो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी, उसके बाजू भी बिल्कुल सीधे थे और उसके साथ लेफ्ट और राइट पे 2 बच्चे जो खड़े हुए थे वो भी बिल्कुल स्पॉट नजरों से खड़े हुए थे, जैसे उस शख्स की तरफ देख रहे हों, आ जाओ तुम्हारा ही इंतजार था। और वो शख्स जब चलता हुआ उस औरत और उस बच्चों के करीब पहुंचा तो एकदम से उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, एकदम से वो शदीद खौफजदा हो गया। ये तो वही थी, उसी गांव की औरत जिसने इसी कुएं के अंदर छलांग लगा के अपने और अपने बच्चों की जान ले ली थी। वो इस वक्त कुएं के बाहर खड़ी थी, नामुमकिन था, वो मर चुकी थी। उसके और उसके बच्चों के मुर्दा वजूद को कुएं से निकाला गया था, फिर वो इस लम्हे रात के इस पहर वहां पे क्या कर रही है। और जब उसको अंदाजा हो गया ये तो वही औरत है, और जैसे ही थोड़ा सा और करीब हुआ और जब उसको यकीन हो गया हाँ 100% वही है, तो उसने देखा उस औरत का चेहरा बहुत खौफनाक था। अपनी जिंदगी में वो खौफनाक नहीं थी, एक अच्छी खूबसूरत शक्ल सूरत की मालिक थी, लेकिन आज उसको पहचानने के बावजूद कि ये वही औरत है, लेकिन करीब जाने पे जैसे ही उसका चेहरा खौफनाक नजर आया तो उस शख्स ने वहां से दौड़ लगा दी। समझदार था, बहादुर भी था, दूसरे गांव से रात को अकेला वापस आ रहा था, लेकिन एक मुर्दा औरत जो कुछ अर्सा पहले मर चुकी है कैसे जिंदा होकर दोबारा उस कुएं के पास खड़ी हो सकती है? जरूर कोई भूत या उसकी आत्मा थी। वो भागते हुए अपने घर पहुंच गया, लेकिन सुबह जब वो उठा तो उसको बुखार था। उसका जब बुखार उतरा और गांव वालों को उसने बताया कि मैंने फलां औरत को उसी जगह पे देखा है, तो गांव वाले इस बात को यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि तुम डर गए होगे, वहम होगा, ये कैसी बात कर रहे हो, जो औरत मर चुकी है वो दोबारा से कैसे आ सकती है? तो उसने कहा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन गांव के लोग उसकी बात का एतबार करने को इसलिए तैयार नहीं थे। कोई जिन, कोई भूत चुड़ैल बिल्कुल माना जा सकता है, मुर्दा इंसान कैसे वापस आ सकता है? लेकिन वहीं पे एक और गांव के शख्स ने, जिसका इसी तरह रात को, क्योंकि अक्सर लोग जब दूसरे गांव में चले जाते थे तो पैदल सफर करते थे और उन दिनों में सवारी खास तो होती नहीं थी। घर वालों को जब कोई शख्स कह के जाता था कि मैं दूसरे गांव जा रहा हूं लेकिन वापस लौट आऊंगा, तो चाहे जितना उसको लेट हो जाए उसको वापस लौटना होता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं वापस ना लौटा तो मेरे घर वाले शदीद परेशान हो जाएंगे। कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया, क्योंकि टॉर्च भी नहीं थी, रोशनी भी नहीं थी, सवारी भी नहीं थी, मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, टेलीफोन भी नहीं थे कि इतला दी जा सकती, तो डर पड़ जाता था। तो लोग इंतजार करते थे, अगर शख्स नहीं पहुंचा तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते थे। तो इसलिए लोग कोशिश करते थे अगर लेट भी हो गई मुझे घर जरूर पहुंचना है। तो वो शख्स भी दूसरे गांव से लेट हो गया था, जानता था मैं लेट पहुंचूंगा, लेकिन रवाना हो गया। जैसे ही अपने गांव के करीब पहुंचा कि चलो अब गांव आने वाला है, उसने देखा एक दरख्त के नीचे कोई बैठा हुआ है। उसे हैरत हुई, कोई मुसाफिर है, कोई गांव से परेशानी की हालत में यहां आके बैठा हुआ है।
क्योंकि गांव के लोग, जैसे मैंने कहा, मोहब्बतों का दौर था, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते थे। तो जब कोई इंसान नजर आता था तो फौरन उसकी तरफ कदम बढ़ा देते थे, इसलिए कि शायद इसको कोई मदद की जरूरत हो। वो भी चलता हुआ सीधा उसी दरख्त के पास जा रहा था कि यहां पे कोई बैठा है, इसको यकीनन कोई मदद की जरूरत होगी। लेकिन वो जैसे ही करीब गया तो उसने देखा वहां पे दो बच्चे और उनके दरमियान में एक औरत दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठी हुई है। वो एकदम से चौंक गया। बच्चों की आंखें बंद थीं, उस औरत की आंखें भी बंद थी, लेकिन वो तीनों ही दरख्त के साथ टेक लगा के बैठे थे। वो एक लम्हे में ही पहचान गए, तो वही है, वही औरत जिसने कुएं में छलांग लगाई थी अपने बच्चों के साथ। वो जैसे ही करीब पहुंचा तो शायद उन तीनों को उसकी कदमों की आहट सुनाई थी। जैसे ही कदमों की आहट सुनाई दी तो वो रुक सा गया, क्योंकि उन तीनों ने अपनी आंखें इकट्ठे ही आंखें खोल दी थी, जैसे कोई नींद से जागता हो। तो तीनों ही ने इकट्ठे ही अपनी आंखें एकदम से खोली थी। कैसे पॉसिबल है कि तीनों इकट्ठे अपनी आंखें खोलें? लेकिन वो अपनी आंखें खोल चुके थे और उनकी आंखें तीनों की लाल सुर्ख हो चुकी थीं। वो आंखें खुलती ही इतनी खौफनाक थी, इतनी भयानक थी कि उनके चेहरे बताते थे कि वो इस वक्त तीनों की शक्लें डरावनी हो चुकी हैं। उन्होंने अभी तक वही लिबास पहना था जिस वक्त गांव वाले ने उस कुएं से उस औरत को, उसके बच्चों को निकाला था। मुर्दा वजूद जो तीनों कुएं के अंदर मरने के बाद तैर रहे थे, उनके जिस्मों पे जो भी लिबास थे, अभी तक इन तीनों ने भी वही लिबास पहने हुए थे, वही औरत का लिबास और वही दोनों बच्चों का लिबास। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उनके चेहरे खौफनाक थे, उनकी आंखें लाल सुर्ख। वो जैसे ही पास गया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो एकदम से डर गया। उसने भी सुना था कि एक शख्स ने कुएं के पास उनको देखा है, लेकिन किसने माना नहीं था। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा तो उसने भी दौड़ लगा दी। जैसे कैसे हाँफता भागता हुआ वो अपने घर तो पहुंच गया, और सुबह वो मुंतजिर था कि सूरज तलू हो और मैं गांव वालों को बता सकूं कि उस शख्स ने कुएं के पास जिसको देखा था, मैंने भी उसी औरत को उसके बच्चों के साथ देखा है। ये झूठ नहीं है, ये वहम नहीं है, ये हकीकत है। अब एक दूसरा शख्स उसी बात की तस्दीक कर रहा था कि उसने भी उस औरत और बच्चों को देखा है। अब मुख्तलिफ जगहों पे सरगोशियां हो रही थी, क्या वो वापस लौट आई है? जब उसने कहा था पहले शख्स ने, तो हमने तो बात पे यकीन नहीं किया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब ये भी कह रहा है, क्या हुआ है? वो कैसे लौट आई है? क्या हुआ था उसके साथ? क्या वाकई उसने अपनी जिंदगी को खुद खत्म किया था, या किसने उसको धक्का दिया था, किसने उसको मारा था? किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था, सिवाय इस बात के कि बस लोग जानते थे औरत ने अपने दो बच्चों के साथ अपनी जान दे दी थी कुएं में छलांग लगा के। और फिर गांव में इसी तरह का तीसरा वाकया हुआ। लेकिन ये वाकये एक के बाद एक नहीं, काफी गैप के बाद हो रहे थे। अगर पहला वाकया हुआ तो दूसरा वाकया काफी अरसे के बाद हुआ, इसलिए लोग पहले वाकये को भूल चुके थे। जब दूसरा वाकया हुआ, फिर से घरों में एक खौफ की लहर दौड़ गई। लेकिन काफी अरसे तक कोई वाकया ना हुआ, तो इसलिए फिर से लोग उस औरत को भूल गए। लेकिन तीसरी दफा फिर से गांव के एक शख्स ने उस औरत को देखा। अब काफी अरसा हो गया था, लेकिन तीसरी दफा फिर से वो औरत जब बच्चे दिखाई दिए, इस दफा तीसरे शख्स ने जब देखा तो उसके साथ बच्चे नहीं थे, वो अकेली थी। उसका कहना यह था, अब लोग क्योंकि डर गए थे, दूसरी दफा जब वाकया हुआ था दरख्त के साथ बच्चे और औरत बैठे हुए थे, तो काफी अरसे तक खौफ रहा। लेकिन मामूलात जिंदगी तो बदल नहीं सकते, लोगों ने खेती बाड़ी भी करनी थी, आना जाना भी था, दूसरे गांव में भी जा। लेकिन कुछ अरसा खौफ की वजह से लोग रुक गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खौफ खत्म हो गया, लोग फिर से आना जाना शुरू हो गया। और काफी अरसे बाद फिर से एक शख्स जब गांव से वापस आ रहा था अपने गांव आने के लिए, वही जो इनके नाना अबू का गांव है, तो उसकी निगाह एक दरख्त पर पड़ी थी कि रात की उस खामोशी में उसकी भी दिमाग से वो औरत भूल चुकी थी।
अब वो लंबा सफ़र तय करके अब गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और खुश था कि चलो मैं खैर खैरियत से गांव पहुंचने लगा हूं कि उसकी निगाह सामने एक दरख्त पर पड़ी। जिस कच्चे रास्ते से वो चलता हुआ आ रहा था उसके दोनों तरफ कहीं कहीं पे दरख्त थे, वरना उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे हरी भरी फसलें उगाती जमीनें थीं। जो गांव की आबादी शुरू होते ही कि ये हद है, यहां से गांव शुरू होता है, तो वहीं से ही ज़रख़ेज़ ज़मीनें शुरू हो जाती थीं और उन ज़रख़ेज़ ज़मीनों के बीच में जो कच्चा रास्ता बनाया गया था जिससे बैलगाड़ियां भी गुजरती थी, उसी रास्ते से ही वो चलता हुआ आ रहा था कि दोनों किनारों पे कहीं कहीं पे दरख्त भी थे। तो एक दरख्त जो बिल्कुल किनारे पे था, उसके करीब जब पहुंचा तो उसने देखा कि दरख्त के ऊपर एक टहनी है, बड़ी सी टहनी, उस टहनी पे कोई बैठा हुआ है। जब वो उसके बिल्कुल करीब किया कि ये कौन बैठा हुआ है, तो वो पहले ही तैयार था भागने के लिए। वो डर गया था कि अगर रात के टाइम दरख्त की टहनी पे कोई बैठा है तो वो इंसान तो हो नहीं सकता, कोई बुजुर्ग भी नहीं हो सकता। अगर उस टहनी पे है तो यकीनन कोई ऐसी मखलूक ही हो सकती है रात के टाइम जो दरख्त की टहनी पे चढ़ के बैठे। लेकिन फिर भी एक इंसान के अंदर तजस्सुस होता है कि मैं देखूं तो सही कौन है। फिर भी वो डरते डरते जब करीब गया तो सिर्फ इतना देख सका कि उस लिबास से ही उसने पहचान लिया ये कोई और नहीं, वही गांव की औरत थी जिसने कुएं में बच्चों समेत छलांग लगाई थी। जैसे ही उसको अंदाजा हुआ ये वही औरत है तो वो दूर से ही अंदाजा लगा के भाग पड़ा और भागते भागते गांव तो पहुंच गया और उसने गांव वालों को बताया अगली सुबह कि मैंने उसको फिर से देखा है दरख्त के ऊपर बैठे हुए। इस दफा वो अकेली थी। लोगों ने उससे पूछा हो सकता है वो कोई चुड़ैल हो, तो उसने कहा नहीं, जितना मैंने देखा है उसके पांव बिल्कुल सीधे थे, उसके पांव भी उल्टे नहीं थे, उसका लिबास भी वही था, उसका चेहरा भी मैंने पहचान लिया, ये कोई और नहीं वही औरत थी। हाँ, मैं उसको पहचान चुका था, मैं डर गया था, दूर से ही मुझे अंदाजा हो गया था दरख्त के ऊपर इस वक्त रात को कौन बैठ सकता है, कोई चुड़ैल ही होगी, लेकिन कहीं इंसान ना हो। तो डरते डरते मैंने जब उसको देख लिया कोई और नहीं वही औरत है, तो फिर मैं वहां से भाग पड़ा। अब ये गाते पूरी गांव में ये बातें मशहूर थी कि वो औरत नजर आती है। इस्लाम खान कहते हैं मैं छोटा था, मेरे कजन हम लोग नाना अब्बू के घर मिलने के लिए गए हुए थे। हमने सुन रखा था कि इस गांव के अंदर जिस औरत ने छलांग लगाई थी बच्चों के साथ, वो गांव वालों को नजर आती है, लेकिन अब गांव वाले आदी हो चुके थे। वो एक बड़ा सा कमरा था जिसके अंदर नाना अबू नानी और हम बच्चे भी, नीचे फर्श पे कपड़े बिछाए गए थे, यानी बिस्तर लगाए गए थे। इस तरह का माहौल एक होता है, चारपाइयों पे सोना एक होता है, नीचे ज़मीन पे कुछ लोग सिस्टम बनाते हैं कि वहीं पे ख़ास दरियाँ या बिछाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो बिछा दी जाती हैं और उनके ऊपर बिस्तर लगाया जाता है। जब ज़्यादा लोग घर के अंदर शिरकत करने के लिए आते हैं तो इतनी चारपाइयाँ हटा दी जाती हैं कि फिर इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि सारे ही ज़मीन पे लेटेंगे। तो बाकायदा नीचे बिछा के बिस्तर वगैरह लगा दिए गए थे। अब सारे उस बड़े से कमरे के अंदर, और वो कमरा भी बहुत बड़ा था घर का जिसके अंदर सारे लेटे हुए हैं, कि बाहर से एक आवाज़ आई। हम लोग बातें कर रहे थे, ऐसी आवाज जैसे छन छन, जैसे पाजेब की आवाज होती है। जैसे ही आवाज सुनाई दी तो हम लोग चौंक के, बच्चे थे, इस्लाम खान कहते लेकिन समझ बूझ तो थी, तो हमने एकदम से आवाज को सुना और कहा ये कैसी आवाज है, आप लोगों ने आवाज सुनी? तो उन्होंने कहा हाँ। दादा नाना अबू बोले इसको इग्नोर करो, ये आती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम बच्चों के लिए तो एक अजीब सी बात थी, कज़न के लिए भी, कि रात को बाहर एक छन छन की आवाज़ सी आ रही है और नाना अबू कह रहे थे इसको इग्नोर करो, यह नॉर्मल बात है, ऐसी बात आती रहती है, आवाज़ आती रहती है। हम चौंक पड़े। अब खामोशी इख्तियार की हम लोगों ने, जो आपस में कज़न बातें कर रहे थे लेटे हुए बिस्तर के अंदर, जिस तरह मज़ेदार शादियों पे पहले लेटते थे, नीचे बिछा दिया जाता था, सारे आपस में बातें कर रहे हैं, तो खामोशी छा गई कि ये कैसी आवाज़ थी। और नाना अबू का उस पर कहना कि इसको इग्नोर करो, ये आती रहती है। तजस्सुस तो पैदा हो गया था, भाई इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी रात को बाहर कौन है? जिस गाँव में ये बात मशहूर है कि औरत नज़र आती है, वहाँ पर छन छन की आवाज़ आ रही है। क्या कोई दुल्हन, कोई औरत, कोई पाजेब पहन के बाहर फिर रही है?
कुछ देर की खामोशी तो इख्तियार की गई, लेकिन आवाज फिर से सुनाई दी। क्लियर आवाज सुनाई दी। तो नाना अबू ने जब दूसरी दफा कहा, भाई इस आवाज को छोड़ो, ये अक्सर आती रहती है, हम इसके आदी हो गए हैं, कुछ भी नहीं होता, पता नहीं कौन है कौन नहीं, हमारे जहन में तो वही औरत, क्योंकि हमने एक बात सुन रखी थी उस गांव में वो औरत किसी को नजर आती है। तो नाना अब्बू का ये कहना पता नहीं कैसी आवाज है, क्या है, इसको इग्नोर करो भाई, भूलो, कुछ भी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी दफा जब नाना अब्बू ने कहा तो हम भी बातें करने में मसरूफ हो गए। हम सब आपस में बातें कर रहे तो इस्लाम खान कहता है, मेरा कजन जो मेरे साथ ही लेटा था उसने कहा, प्यास लगी है। पानी के लिए जो घड़ा होता था, वो जो दरवाजा था कमरे का, दरवाजे के कमरे के बाहर की जो दीवार है उसके साथ रखा जाता था, कमरे के अंदर नहीं, ताकि किसी को प्यास लगे तो उठे, दरवाजा खोले, और दरवाजा खोलने के बाद दरवाजे के साथ ही लेफ्ट या राइट साइड पे जो मट्टी का घड़ा रखा है उसमें से पानी भरे और पानी पी ले। तो कजन को जब पानी की प्यास की तलब हुई तो उसने इस्लाम खान से कहा कि यार मेरे साथ चल, बाहर प्यास लगी है। तो नाना अबू ने कहीं आवाज को सुन लिया कि वो कह रहा है कि मुझे प्यास लगी है। तो नाना अबू बोले, तो भाई क्या हो गया, अगर प्यास लगी है तो जाओ पानी पी के आओ, हम लोग जाग रहे हैं सारे। खौफजदा तो इंसान, उनके कहने का मतलब ये था, खौफजदा इंसान उस वक्त होता है जब सारे सो रहे हों, घर के अंदर सारे गहरी नींद में हों, कोई अकेला जागे तो उसको बाहर जाते हुए डर लगता है और वो खौफजदा हो जाता है, वरना अब डरने की क्या जरूरत है, हम सारे ही जाग रहे हैं, अभी सोया कोई नहीं, ये सामने दरवाजा है, खोलो, और दरवाजे के बाहर ही वो पानी का, वो चाह रहे थे कि बच्चा डरे नहीं, उसको बहादुर बनाने के लिए कि बच्चों को डराना नहीं चाहिए, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, इसका मतलब होता है बच्चे और डर जाएंगे, वाकई कोई खौफ की बात है। तो उन्होंने खौफ खत्म करने के लिए कहा, हम सब जाग रहे हैं, परेशान मत हो, जाओ पानी पी लो। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, जब सारे जाग रहे हैं तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूं, डर क्यों रहा हूं। वो अपने बिस्तर से उठा, उसने कमरे का दरवाजा खोला। उसने कमरे का जैसे ही दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ, जहां सब अपनी अपनी रजाइयों में लेटे हुए बातें कर रहे थे, जाग रहे थे। उस ठंडे हवा के झोंके की वजह से अंदाजा हुआ कि कमरा खुलते ही, दरवाजा खुलते ही बाहर की ठंडी हवा बाहर आई है। कजन गया, उसने उस मटके के ऊपर रखे हुए गिलास को उठाया और मटके के अंदर से पानी भरा। जैसे ही उसने पानी भरा, उस गिलास को उसने मुंह से लगाया, और जैसे ही गिलास उसके मुंह से लगा, तो गिलास जैसे ही मुंह से लगता है, आप अपनी गर्दन को भी हल्का हल्का ऊपर की तरफ कर रहे होते हैं, जैसे जैसे पानी खत्म हो रहा होता है। जब गिलास पूरा भरा होता है तो आपका फेस नीचे की तरफ होता है, और जैसे जैसे आप पानी पीते जाते हैं फेस को भी ऊपर की तरफ करते जाते हैं, क्योंकि पानी कम हो रहा होता है गिलास के अंदर। तो जब पानी ऐसे कम होते होते उसकी गर्दन ऊपर की तरफ गई है, तो उसकी निगाह खुद ब खुद ऊपर छत की तरफ चली गई है। उसी कमरे की छत के ऊपर जिसके अंदर हम सारे लेटे हुए थे, नाना अबू भी और सारे लोग भी, और उस कमरे के दरवाजे के बाहर रखे हुए घड़े के अंदर से वो पानी पी रहा था, और पानी खड़ा होकर पानी पी रहा था। पीते पीते जैसे उसकी निगाह ऊपर छत की तरफ गई तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और गिलास उसके हाथ से गिरा, छम से गिलास टूट गया। मट्टी का गिलास उसके हाथ से चीख मारते ही गिरा और टूट गया, और सारे भागे, क्या हुआ है, क्यों उसने चीख मारी है। गिलास भी टूटा था और उसने पहले तो चीख मारी थी, और जब बाहर आए तो बाहर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो शदीद खौफजदा हो चुका था। बच्चा था, उसको नॉर्मल किया गया, बेहतर किया गया, जब इस काबिल हो गया कि बता सके, तो उससे पूछा गया क्या हुआ। तो उसने बताया कि मैं जैसे ही पानी पीते पीते मेरी निगाह ऊपर छत की तरफ पड़ी है, तो छत के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी।
उसने अपनी टांगें नीचे लटकाई हुई थी। मेरी निगाह पहले टांगों की तरफ पड़ी है, मैंने जैसे ही पैरों को देखा मैं चौंका हूं, ये क्या है? और ऊपर की तरफ मजीद गर्दन को घुमाया है तो ऊपर एक औरत बैठी हुई थी। इस तरह का उसका लिबास था, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उसका चेहरा खौफनाक था, और वो इस अंदाज में बैठी थी जैसे अभी अभी कोई कपड़ों समेत नहा के बाहर निकलता है और उसके कपड़े तक गीले होते हैं। उस बच्चे ने उस औरत को तो नहीं देखा था, वो तो मिलने के लिए आया था, लेकिन उसने जो उस औरत का नक्शा खींचा, जैसे होता है बाजू का बच्चे खुद ब खुद वहम का शिकार हो जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ होता नहीं है, ऐसे ही डर जाते हैं। लेकिन वो जो नक्शा खींच रहा था, उसने तो सिर्फ इतना सुना था कि एक औरत थी जो मर गई बच्चों समेत कुएं में छलांग लगा के। अब वो नजर आती है। अब वो औरत कैसी है, उसका हुलिया कैसा है, उसके कपड़े कैसी हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, उसका नाक कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, ये तो उसने नहीं सुना था। सिर्फ एक लफ्ज सुना था, औरत डूब गई थी, नजर आती है। लेकिन उस खौफ में जो उसने चीख मारी थी तो वो बता रहा था कि उसका चेहरा ऐसा था, उसकी आंखें ऐसी थीं, उसके बाल ऐसे थे, उसने लिबास ऐसा पहन रखा था कि जो बिल्कुल गीला था, उस लिबास में से पानी टपक रहा था। और ये 100% वो उसी हुलिये को बयान कर रहा था जो उसी औरत का हुलिया था जिसने कुएं में बच्चों समेत छलांग मार के अपने आप को खत्म कर लिया था। नाना अबू ने जब इस बात को सुना तो बाहर निकले, फिर से ऊपर देखा, इधर उधर देखा, उसका कहीं पे कोई वजूद नहीं था। लेकिन उस बच्चे ने जो नक्शा खींचा था, इसका मतलब है उसने क्लियर उस औरत को देखा था। अब कहते हैं मेरे मामू इस्लाम खान, कहते हैं मेरे मामू जिनका नाम है बीकू खान, बीकू खान, मैं अगर लिख लिया था मैंने उर्दू में, बीकू लिखना चाहिए या बेकू खान, आई एम रियली सॉरी इस्लाम खान। बेकू खान या बीकू खान जो उनका नाम है मामू, वो उनकी जो ज़मीनें थीं घर से काफ़ी दूर थीं, और वो रात को जब गंदम पकने वाली होती है, उन्होंने लफ्ज़ गंदम नहीं कहा, एक और लफ्ज़ कहा था, फसल ही कह लीजिए, फसल पकने वाली होती है, तो वो रात को वहीं खेत में ही सोते हैं। और जो उनका खेत की एक कच्ची सी जो छोटी सी एक दीवार बनी होती, दीवार तो नहीं कहना चाहिए, पगडंडी बनी होती है, उस पगडंडी के ख़त्म होने पे उनका खेत ख़त्म हो जाता है। ये निशानी होती है कि हमारा खेत यहाँ तक है, ये पगडंडी इसका बॉर्डर है। और जो दूसरी तरफ खेत है वो कज़न का है, वो भी कह लीजिए, उन्होंने कहा इस्लाम खान ने मेरे मामू ही बने, मेरे कज़न हैं, उनको हम मामू कहते हैं। तो बीकू खान और दूसरे कज़न जिनको वो मामू कह रहे हैं, बबलू, बबलू, ये दोनों रात को वहीं सोते थे। बीकू खान और बबलू, उन दोनों की चारपाइयाँ वहीं पड़ी थीं। एक तरफ बबलू के खेत थे और दूसरी तरफ बीकू खान के। और फसल पकी होने की वजह से पहरा देना होता था कि कोई जानवर ना आ जाए, फसल को आग ना लगा जाए, 100 तरह की चीज़ें होती हैं। अपनी फसल के लिए लोग वहीं पे अमूमन सोते थे। तो जिस रात ये वाक़या हुआ, रात को बीकू खान उधर ही थे खेतों में। अगले दिन भी वो खेतों में रहे, लेकिन घर जब इंसान चक्कर लगाता है खाना वगैरह खाने के लिए, मिलने के लिए आता है, तो उसने घर आया तो उसको वाकया बताया गया कि रात वो जो कज़न था इस तरह डरा है और ऐसे ऐसे हुआ है। उसने सुना और वो चला गया, उसको जाना था, रात को फिर से सोना था। जब अगली रात हुई, यानी पिछली रात में कज़न ने देखा, डरा, और अगली रात को जब वो सोने के लिए उधर खेतों में पहुंचा और उधर बबलू भी पहुंच गया कज़न, अब वो दोनों अपने अपने बिस्तर पर बैठे हैं। सोने से पहले हाल अहवाल पूछा जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि दो शख्स हैं, रात की तारीकी, रात की खामोशी, इंसान अपने घरों में सो रहे हैं और वो घरों से दूर फसलों में सो रहे हैं। आबादी उन दिनों में बहुत कम थी, अब तो आबादी है, लाइटें लगी हुई हैं, रोशनी नज़र आती हैं। उन दिनों में तो रोशनी भी नहीं होती थी, लालटेन जलाए जाते थे, दिए घरों में जलाए जाते थे, तो आबादी भी कम थी। तो लोग अगर कहीं दूर घर से फासले पे सोते थे तो वो आपस में गप शप करते हुए सोते थे और अलर्ट होके सोते थे कि जैसे ही कोई खटका हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो जाग जाते थे। कोई जानवर तो नहीं आ गया, कोई चोर डाकू तो नहीं आ गया, कोई और बात तो नहीं हो गई। तो बीकू खान जैसे ही वहां पे पहुंचा, बबलू का इंतजार कर रहा था, बबलू भी आ गया, हाल अहवाल पूछा। तो उसने कहा और सब खैर खैरियत। तो वो बेचैन था बीकू खान बबलू को बताने के लिए कि रात यार बड़ा खौफनाक वाकया हुआ है।
बबलू बोला क्या हुआ? उसने कहा यार तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं। उसने कहा हाँ। उसने कहा रात पता है क्या हुआ है? अब्बा घर में ही थे, बातें हो रही थी तो छन छन की आवाज तो वैसे ही आती है। तो अब्बा ने कहा इसको इग्नोर करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए बाहर गया है। बबलू खान बोला अच्छा फिर? यार फिर क्या हुआ है? जब वो बाहर पानी पीने के लिए गया है तो आपको पता है ऊपर क्या हुआ है? उसने कहा नहीं। उसने कहा उसने ऊपर छत पे उसी औरत को देखा है जो कुएं में बच्चों समेत मर गई थी। बबलू खान जो लेटा हुआ था अपने बिस्तर से उठ के बैठ गया। और भिक्कू क्या कह रहा है यार तू? कह रहा है यार मैं सच कह रहा हूं, वो हमारे घर के छत पे बैठी हुई थी, उसने टांगे लटकाई हुई थी, मुंह उसका नीचे की तरफ था और बच्चे ने उसको देखा, उसने चीख मारी, उसके हाथ से गिलास निकल गया। बबलू खान कहता हुआ नहीं यार बच्चा है, डर गया होगा। कहानियां सुनते हैं बच्चे आपस में, इस तरह की बातें करते रहते हैं कि किसी ने बड़ों ने आपस में बात की होगी, बच्चों ने सुन लिया होगा, तभी वो डर गया होगा, उसके दिमाग में वहम आ गया होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं, कहां से नजर आती है वो? बबलू खान ने जैसे ही ये जुमला कहा तो आगे से भिक्कू खान ने कहा यार पता नहीं, बहरहाल बच्चा है वो डर गया है, उसको नजर आई है। तो बबलू खान कहता है यार हमें तो कभी नजर नहीं आई। अगर वो लोगों को नजर आ रही है, मैं तो नहीं मानता, पता नहीं नजर आती है या नहीं लगती, लोग ऐसे कह रहे हैं, हमें तो कभी नजर नहीं आई। तो भिक्कू खान कहता है यार अच्छा ही है, हमें नजर ना ही आए तो बेहतर है। हमें नजर आ गई खाम खा परेशान हो जाएंगे, डर जाएंगे। वो कहता हो नहीं 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 डरते, हम क्यों डरेंगे? अभी ये जुमला ही कहा गया था और नहीं नहीं हम क्यों डरेंगे कि उनके कानों में एक आवाज सुनाई थी, छन छन, पाजेब की आवाज। किसने पांव में पाजेब पहन रखी हुई थी और उन फसलों के बीच में पाजेब की आवाज के आने का मतलब था कि रात के टाइम कोई औरत वहां मौजूद है। मर्द तो पाजेब पहन नहीं सकता, तो औरत पाजेब पहने रात को इस वक्त 9-10 बजे क्या करने आई है? एकदम से बबलू चौंका, वो ये कैसी आवाज है? भिक्कू खान ने कहा यार ये तो कोई पाजेब की, पायल की आवाज है। तो उसी वक्त उनके कानों में एक घुंघरू की भी आवाज आई, ऐसे जैसे किसी ने घुंघरू बांध रखे हों। तो एकदम से भिक्कू खान कह रहा है यार लगता है कोई पाजेब की नहीं, घुंघरू की आवाज है। किसी का हकला रहा खौफ की वजह से, किसी का जानवर तो नहीं खुल गया? क्योंकि जानवरों के गलों में घुंघरू बांध दिए जाते हैं ताकि अगर रात को कोई चोर चोरी करने के लिए आए तो घुंघरू की आवाज से उनको पता लग जाए। जानवर जब हिलता है, खड़ा होता है, उठता है, बैठता है तो घुंघरू बजते हैं उसके गले में, जो घंटी सी घुंघरू नहीं, घंटी बंधी होती है, वो घंटी बजती है। तो बबलू बोला यार ये आवाज घंटी की नहीं है, घुंघरू की सुनाई दे रही है। घुंघरू छोटे छोटे होते हैं, जिस तरह कोई मर्द या औरत पाँव में घुंघरू बांध के पाँव थरथराए तो घुंघरू के छन 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 की जो आवाज आती है, पाजेब की तो हल्की सी होती है, घुंघरू तो एक, वो घंटी तो एक होती है, घंटा या बंधा होता है जो गले के अंदर जानवर के बांध देते हैं। वो पाजेब और उसके बाद घुंघरू की आवाज पे दोनों ही चौंक गए, अपने अपनी चारपाई पे बैठ के इधर उधर देख रहे कि यार पाजेब की आवाज थी या घुंघरू की आवाज है। हकीकत में पहले पाजेब की और दूसरी तरफ घुंघरू की आवाज थी। अभी वो इस मुतय्यन करने के लिए बैठे थे कि किस सिम से आवाज आई है, वहम है या वाकई आवाज आई है। आवाज तो आई थी कि उसी लम्हे उनकी निगाह अपने बिल्कुल सिरहाने वाली साइड पे थोड़े ही फासले पे पड़ी तो उन्होंने क्या देखा? एक औरत जिसकी आंखें लाल सुर्ख हैं, उसने एक लिबास पहन रखा है, ऐसा लिबास जो बिल्कुल गीला है, इस अंदाज में गीला कि उसके अंदर से बकायदा जिस तरह पानी टपकता है, कोई कपड़ों समेत किसी पानी के अंदर डुबकी लगा दे और जब वो पानी से बाहर निकलेगा तो उसके कपड़े इस तरह पानी टपक रहा होगा कपड़ों से कि वो अभी अभी पानी से डुबकी लगा के आया है। तो औरत जिसके बालों के अंदर से भी कतरे गिर रहे थे पानी के, जिसका मतलब है वो अभी गीले बालों के साथ बाहर निकली है, उसके पूरे वजूद पे जितने भी कपड़े थे वो सारे पानी से टपक रहे थे और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। और जैसे ही दोनों की निगाह उस औरत पे पड़ी तो उस बच्चे ने जो नक्शा खींचा था,
जो बीकू खान बबलू को बता रहा था कि यार उस बच्चे को तो नहीं पता था, अगर वहम भी है उसको तो किसी ने नहीं बताया था वो औरत कैसी है, लेकिन उसने पूरा नक्शा बताया है। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसके बाल ऐसे खुले हुए थे, उसका कद ऐसा था, उसका मुंह गोल ऐसा था, उसकी नाक पतली सी थी, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसके कपड़े इस कलर के थे, उसमें से पानी टपक रहा था। बिल्कुल जो बच्चे ने नक्शा खींचा था वही नक्शे वाली औरत उनके पास खड़ी थी, थोड़े ही फासले पे। जिसका मतलब था बबलू जिस बात को यकीन करने को तैयार नहीं था कि यार वहम होगा, हमने तो कभी नहीं देखी, तो वो दिखाने के लिए सामने आ गई थी कि नहीं देखी तो फिर देख लो, मैं आ गई हूं। उसी ही लिबास में जिस तरह बच्चे को अपना आप मैंने दिखाया था, उसी तरह ही तुम्हें दिखाने आई हूं, यकीन कर लो मैं हूं। जब दोनों ने उसको देखा, उसकी आंखों को देखा, उसके वजूद को देखा, उसका चेहरा उसी तरह खौफनाक था कि दोनों की दिल की धड़कन तेज हो गई और वो थर थर कांपना शुरू हो गए। बबलू की भी आवाज के अंदर कपकपाहट थी कि क्या है ये यार, ये कौन है? तो बीकू खान ने कहा वो वही है, ये वही है, उठो उठो भागो। अभी वो उठ के भागने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि उन्होंने देखा वही औरत लाल सुर्ख आंखों के साथ, एक खौफनाक चेहरे के साथ, गीले वजूद के साथ, गीले बालों के साथ, गीले कपड़ों के साथ तेजी से उनकी तरफ आना शुरू हो गई। वो चल नहीं रही थी, उसके पांव तो जमीन पे ऐसे लगता था जैसे रखे हुए हों, लेकिन अब वो इस अंदाज में आगे बढ़ रही थी जैसे पांव उड़ते हुए आ रहे हों। इंसान जब फजा में उड़ता है तो पांव ऊंचे नजर आते हैं, उसके पांव बिल्कुल जमीन को टच नजर आ रहे थे। उन दोनों ने देखा, लेकिन वो फिर भी तेजी से आगे की तरफ आ रही थी, वो कदम नहीं बढ़ा रही थी। उसके कदम वहीं पे मौजूद थे, वरना चलने के लिए एक कदम आगे, फिर अगला कदम उससे आगे, फिर अगला कदम उससे आगे, इस तरह इंसान स्टेप लेता हुआ आगे बढ़ता है। उसके पांव जमीन को छू रहे थे, लेकिन फिर भी वो उड़ती हुई आगे की तरफ आ रही थी और इतनी तेजी से उनके करीब आ रही थी। पहले जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो अपनी जगह पे खड़ी हुई थी, लेकिन उस औरत के देखने से पहले उन्होंने पाजेब की और घुंघरू की आवाज सुनी थी। और जब उस औरत पे निगाह पड़ गई और वो दोनों खड़े हो रहे थे कि उठो और भागो, तो उन्होंने देखा वो तेजी से जब उनकी तरफ उड़ती हुई आ रही है, तो उसी लम्हे उनके कानों में एक आवाज क्लियर सुनाई दी, पायल और घुंघरू की आवाज, जैसे कोई पांव से छन 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 भी कर रहा हो और साथ साथ उसी पाजेब की आवाज के साथ घुंघरू की भी आवाज हो। छन 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 पाजेब और घुंघरू तेजी के साथ छन छन की आवाज पैदा कर रहे थे और वो औरत तेजी के साथ उड़ती हुई उनकी तरफ आ रही थी और एक शोर सा था, पाजेब और घुंघरूओं का शोर। एक लाल सुर्ख भयानक चेहरे वाली औरत गीले वजूद, गीले बालों के साथ उनकी तरफ बढ़ रही थी। उन दोनों ने जूते वहीं छोड़े और दौड़ लगा दी। बीकू खान ने एक दफा डरते डरते तेज दौड़ते हुए पीछे की तरफ भी देखा तो वो पीछे ही आ रही थी, लेकिन फासला बढ़ चुका था। ये लोग बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, इतने तेजी से दौड़ रहे थे कि पांव में जूते नहीं थे और फसलों के अंदर थे, कच्ची जमीन थी, दौड़ते हुए आ रहे थे। फिर भी खौफजदा हालत में उसने एक दफा मुड़ के देखा तो अभी भी उड़ती हुई पीछे आ रही थी, लेकिन काफी फासला था। पहले वो 25 कदम या 50 कदम के फासले पे थी जब उन्होंने पहली दफा देखा था, अब फासला इतना हो चुका था जैसे 80 या 100 कदम के फासले पे हो। वो तेजी से दौड़ते दौड़ते घर पहुंच गए, लेकिन उनकी हालत खराब हो चुकी थी। घर में बच्चे डर ना जाएं इस बात को कवर कर दिया गया, लेकिन फैसला किया गया कि कल रात को बच्चों ने देखा है, आज बड़ों ने भी देख लिया। बच्चे की बात को शायद वहम माना जा रहा था कि बच्चे हैं, डर गए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब दो बड़ों ने भी देख लिया था और वही हुलिया, वही शक्ल, वही सब कुछ था, तो उन्होंने कहा अब नहीं, किसी अल्लाह वाले से राब्ता किया जाए। तो अल्लाह वाले से बाकायदा फिर राब्ता किया गया। बीकू खान के ही पीछे थी, बबलू के वो पीछे नहीं थी। दोनों मुख्तलिफ सिमतों में भागे थे, तो वो बीकू खान के ही पीछे आई थी। और फिर जब अल्लाह वाले से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा हाँ, पहले इन्होंने पाजेब की और फिर घुंघरू की आवाज़ क्लियर सुनी थी। ये इनका वहम नहीं था, बच्चे ने भी क्लियर देखा है और जो गांव वालों ने भी देखा है बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात आप लोगों ने नोट नहीं की, उस अल्लाह वाले ने बताया कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, वो नज़र ज़रूर आती है, जितने लोगों को भी नज़र आई है, लेकिन किसी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया।
चाहे वो बड़ों को नजर आई है, चाहे वो बच्चे को नजर आई है, चाहे बीकू खान और बबलू को नजर आई है, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो पीछे आती है। लेकिन आप लोग घबराएं मत, मैं इस तरह का अमल कर देता हूं, आज के बाद वो किसी को नजर नहीं आएगी। गांव वाले पूछना चाहते थे वजह क्या है, उसके साथ क्या बीती है, उसके ऊपर क्या गुजरी है कि क्यों वो लोगों को नजर आती है, और ये कैसे पॉसिबल है मरने के बाद भी कोई दुनिया में वापस लौट आए और मुर्दा शख्स दोबारा से इंसानों को नजर आए, ऐसे जैसे अभी अभी ताजा मरने के बाद उस कुएं से जिंदा निकल के सामने खड़ा हो जाए। और हां, यह बात भी सच थी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। तो उस बुजुर्ग ने कहा, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बताने वाली नहीं होती। हां, इंसान, गांव में रहने वाले इंसान उस औरत की वजह से परेशान हुए हैं, तो आज के बाद वो किसी को नजर नहीं आएगी। बाकी राज की बातें होती हैं, उनको राज रहने दें। उन्होंने कुछ पढ़ाई की, भीखू मामू को, बबलू को पानी दम करके दिया, उनका खौफ खत्म हुआ। कुछ दिनों तक घर के और लोग भी उनके साथ जमीनों पे जाते रहे, लेकिन उस पानी पीने के बाद उनका खौफ कम हो गया और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। और यह बात हर जगह मशहूर हो गई कि उस अल्लाह वाले की वजह से अब वो दोबारा कभी नजर नहीं आएगी, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या अमल किया था, उन्होंने एक रात का टाइम मांगा था कि एक रात में अमल करूंगा और उसके बाद ये सब ठीक हो जाएगा। और उनके उस एक रात के अमल से फिर ऐसा हुआ कि दोबारा वो औरत किसी को भी नजर नहीं आई, और उसके बाद फिर वो खत्म हो गई। ये जो कहानी मुझे इस्लाम खान ने भेजी है, 22 साल पहले की वो औरत का वाकया, और एक रात पहले जो वो कहते हैं, हम कहानी को सुनने के लिए एक जंगल में जाके बैठे हैं समा बांधने के लिए। अब कुछ लोगों के दिल में, दिमाग में ख्याल आएगा, क्या अगर आप कहानी सुनते हैं तो जिन्नात आपको तंग कर सकते हैं, जिन्नात आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो इसका जवाब यह है, कतअन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हां, अगर आप ख्वाहिश करेंगे जिन्नात से मिलने की, तो जरूर आपकी मुलाकात होगी। और आप कहानी नहीं भी सुनते, हॉरर स्टोरी मेरी आप नहीं भी सुनते, मुलाकात की ख्वाहिश रहते हैं, तो आप जंगल में, ऐसे वीरानों में, ऐसी जगहों पे जाके बैठेंगे तो आपकी जरूर मुलाकात होगी। लेकिन अगर आप ख्वाहिश नहीं रखते, यही कहानी जिस तरह ये सुनने के लिए जाकर बैठे, आप बैठेंगे तो ये मखलूक आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी। इनको क्यों नजर आई? इनके अंदर इतनी मजबूती आ चुकी थी, इस्लाम खान, हसन, इमरान और आसिफ के अंदर। जिस तरह उन्होंने कहा कि कहानी सुन सुन के हम इतनी बहादुर हो चुके थे, ये इसी बात का सबूत है कि रात को जंगल में 11 बजे जाके बैठना ही बहादुरी है। कहानी सुनना तो अगला स्टेप है कि जहां पे जंगल है, वीराना है, रात को 11 बजे आप जाके बैठे, वहां पे आप ना भी बैठे, वहां पे गुजरे तो आपको चीजें नजर आ जाती हैं, और वहां पे आप कहानी लगा के बैठेंगे तो याद रखिएगा, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि हम माहौल बनाएं, ऐसा उस माहौल में कुछ महसूस हो, तो आपको महसूस होगा। हां, ये डर गए, कॉमन सेंस है, इंसान है, डर जाता है, भाग आए, लेकिन वो इनको नुकसान कतन ना पहुंचाती। वो जो भी मखलूक थी, क्योंकि उस जंगल में और जितनी वीराने हैं, जितने जंगल हैं, हर जगह पे मखलूक मौजूद है। अगर आप अपने आप को बहादुर समझते हैं और आप मुझसे जुड़े हैं, मेरी कहानी सुने हैं, मजहर मलिक को मानते हैं कि यार उस बंदे ने हमें बहादुर बना दिया, हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो आप वहां बैठे रहिए। कोई जिन, कोई भूत, कोई चुड़ैल, कुछ भी सामने आ जाए तो आप उसको कह दीजिए, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, तुम अपने राह, हम अपने राह। हाँ, हम महसूस करने के लिए आए थे, तुम्हें देखने के लिए आए थे, तुमसे मिलने के लिए आए थे, तुमने अपना जलवा करा दिया, तुमने हमें अपना आप महसूस करा दिया, तुमने अपना आप हम पे जाहिर कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब हम जाना चाहेंगे, तुम अपने राह, हम अपने राह, ना हम तुम्हारे पीछे आएंगे ना तुम हमारे पीछे आना, ये कहें वहां से वापस आ जाए। बहुत ज्यादा अगर दिल घबरा जाए, आयतल कुर्सी पढ़ लें, कोई कलाम आता है पढ़ लें, किसी मजहब से है, कुछ भी हल्का सा पढ़ लें, कुछ भी नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं कोई चीज आपको महसूस ना कराए, तो आप उस तरफ सोचे ही ना, कहानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कहानी क्या है जो आप कहानी हॉरर सुनते हैं, जिसको मैं एक समा बांधता हूं, कहानी का मतलब यही है कि आप एक अच्छी नींद सो सकें, आपको एक लोरी की तरह आवाज सुनाई दे, म्यूजिक, आवाज,
रिदम, इसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी भी एक एनर्जी होती है। अब जब कानों में कहानी को लगाते हैं और सुनते हैं तो कहानी कई लोग सुनाते हैं यूट्यूब पे, मैं अकेला नहीं सुना रहा, कई लोगों की कहानी है। लेकिन जब आप लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव के, किसी का गला बारीक है, किसी का मोटा है, किसी का भारी भरकम गला है, हर तरह का गला है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी है, वो एनर्जी पैदा होती है। जब आप उस आवाज़ को हेडफोन के जरिए, स्पीकर के जरिए सुनते हैं तो वो एनर्जी जब आपके जिस्म के अंदर जाती है, आपके जिस्म से टकराती है, तो आपके जिस्म के वो फ्रिक्वेंसी उसको लोरी का काम करती है, आपको सुकून देती है, आपको नींद आ जाती है, आप पुरसुकून हो जाते हैं। सुनाने वाली की एनर्जी कितनी पावरफुल है ये आप पे असरअंदाज होती है। बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट की तरह कहानी को पढ़ते हैं, वो भी एक एनर्जी है लेकिन उतनी पावरफुल शायद ना हो, आप इसलिए कहते नहीं यार वो मज़ा नहीं आया। एक्चुअली वो एनर्जी आपको अट्रैक्ट नहीं की। जो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है आप उसको कहते हैं यार मज़ा आ जाता है, वो एनर्जी पावरफुल होती है। और याद रखिएगा, जब आप कहानी सुनते हैं आपके साथ एक पावरफुल एनर्जी आ जाती है। वो मेरी लफ्ज़ों की एनर्जी है लेकिन पावरफुल एनर्जी है, तो आपको घबराने की और डरने की कतअन ज़रूरत नहीं है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ मौजूद है, इसलिए आप उसी वक्त कहिए भाई, नाम लेके कहिए हम अजहर मलिक के साथ जुड़े हैं भाई, हम नहीं डरते। वो एनर्जी आपकी रखवाली करेगी, वो एनर्जी आपके लिए पावरफुल होगी। मैंने जो कहानी का सिलसिला शुरू किया था वो मकसद यही था। कई लोग, जिस तरह इस्लाम खान ने मुझे फीडबैक दिया, कई हज़ारों लोग हैं जो मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं, कहते हैं यार कहानी ने हमारी ज़िंदगी में सुकून भर दिया है, नींद आ जाती है, खुश हो जाते हैं। तो इस कहानी के एंड में वो तमाम लोग जो कहानी को सुन के रिलैक्स होते हैं, जिनको नींद अच्छी आती है, जो कहते हैं नशा सा हो गया है, जब तक कहानी ना सुने सुकून नहीं आता। ये कहानी नहीं, एक बहुत नशा है। ये नशा नहीं बल्कि आज के उस कंप्यूटर, उस मोबाइल के दौर में जहां हर कोई सोशल नेटवर्क पे टक 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 लगा हुआ है, गर्दन यूं झुकी हुई है, आपके पीछे हड्डी पे वजन पड़ रहा है, उसमें अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं। सोशल नेटवर्क यूज करते हो, आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, आप लगे हुए हैं। कहानी सुन रहे हैं तो आपने सब कुछ बंद कर दिया है, आपने अपने आप को टाइम दिया है, आपने अपने आप को रिलैक्स किया है, अपनी फ्रिक्वेंसी को रिलैक्स किया है, शांत किया है, आप शांत हो गए हैं और आप एक गहरी नींद सो गए हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कोई और वीडियो देखें ना देखें, कहानी ज़रूर सुना करें, यह आपको अंदर तक रिलैक्स कर देगी। और वो तमाम लोग जो कहानी सुन के रिलैक्स होते हैं, जिनको अच्छा लगता है, उनको मेरी तरफ से आई लव यू। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। लेकिन एक जो रिक्वेस्ट करता हूं, कहानी को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो हमारी ये फैमिली और बढ़ जाएगी और लोग भी इस कहानी को सुन सकेंगे। जब आप कहानी ख़त्म करें या निशानी लगाने के लिए मैंने ये कहानी सुन ली है, सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।